हेलो। क्या वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, एक नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर की। बाबू, अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम के 2 चैप्टर कर चुके हैं। और वो इस बार थोड़ा सा ना स्ट्रेटजी में चेंज ये किया है कि कुछ पोर्शन मैक्रो का करते जाएंगे, साथ साथ कुछ पोर्शन आईडी का साथ में जोड़ देंगे। वजह इसकी ये बेटा, आईडी एकदम इकट्ठे इकट्ठे चलती रहती है ना, तो थोड़ी बोरियत सी हो जाती है। तो बाबू ऐसा कोई काम करते ही नहीं कि हम थोड़े से भी बोर हो। तो सोचा यही है, 1-2 चैप्टर मैक्रो के करेंगे, फिर एक चैप्टर आईडी का उठाएंगे, ताकि पता भी ना लगे कि कब खत्म हो गया, बैलेंस भी बना रहेगा। ठीक है, अभी जो हमने 2 चैप्टर करे हैं बेटा, वो फुल फ्लेज फिनिश करें। थोड़ा सा टेस्ट का शेड्यूल बता देता हूँ बेटा, जो मुझे मुझे लगता है कि करना चाहिए हमें। ठीक है ना। टेस्ट का शेड्यूल ऐसे रखते हैं बेटा, मंडे को हम टेस्ट रख लेते हैं बिजनेस का। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर खत्म हो चुका है, फुल पैक, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है। जितना मैं एनसीईआरटी पढ़ा सकता था, मैंने बेटा उसके बियॉन्ड जाके पढ़ाई है। ठीक है ना। केस स्टडी पे बेटा अगर 2 दिन लगाने थे तो मैंने 4 लगाए हैं। ठीक है ना, मतलब जितना कराना था हर चीज मैंने उससे ज्यादा कराई है। तो बाबू, अभी शेड्यूल ये है कि मंडे को बीएसटी का टेस्ट रख लेते हैं, उससे पहले सैटरडे को आप मुझे टेस्ट, कल ही परसों है ना सैटरडे, तो सैटरडे को आप मेरे को टेस्ट दे दो बेटा, सेकंड चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब फर्दर और डिले नहीं करते बेटा, चैप्टर 1 शुरू करते हैं आईडी का। बाबू, आईडी मेरा ख्याल जिन्होंने मेन बैच में पढ़ी उन्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे चलती है। ठीक है जी, जिनको आइडिया नहीं है मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर शुरू कर देता हूँ। बेटा, आईडी में एक सिस्टम है कि आज जो आप इंडियन इकोनॉमी देख रहे हो, वो बेटा सिर्फ आज के ही कुछ डिसीजन का, कुछ पॉलिसीज का रिजल्ट है नहीं। आज जो हम इंडियन इकोनॉमी देख रहे हैं बेटा, वो पास्ट के बहुत सारे फैक्टर्स का, बहुत सारी पॉलिसीज का रिजल्ट है। तो बेटा सीधा आज पढ़ाना इंडियन इकोनॉमी के बारे में वो गलत होगा। तो ये चीज को बेटा एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझा कि आज नहीं पढ़ा सकते हम आपको सीधा, हम आपको पास्ट से शुरू करके पढ़ाएंगे। इंडिया आज जो झेल रहा है या इंडिया में आज जो कुछ अच्छा हो रहा है, वो किन पॉलिसीज का रिजल्ट है। तो वो शुरुआत होती है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से, कि इंडिपेंडेंस के दिन इंडियन इकोनॉमी कैसी दिखती थी। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, आप बोल सकते हो। उसके बाद बेटा कहीं ना कहीं नंबर आता है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, ये 5 ईयर प्लान वाला एरा है, जिसमें 5 ईयर प्लान अपनी पीक पर थे। कुछ लोग इसको 5 ईयर प्लान ही बोलते हैं। ठीक है जी। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। उसके बाद बेटा एरा आता है एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। बाबू, 200-300 साल की हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ इंडिया में, एक ही बार हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म, बहुत तगड़े हुए हैं, जिसने इंडियन इकोनॉमी की काया पलट कर दी है। अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद बेटा, अगर मैं कहूँ फोर्थ पार्ट में डिवाइड करूँ, तो बेटा करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। आज हम कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इकोनॉमी में, क्या दिक्कतें चल रही हैं हमारी। और यहाँ बेटा 3 से 4 चैप्टर पढ़ देते हैं। और उसके बाद लास्ट चैप्टर आता है इंडिया का कंपैरिजन अपनी नेबर कंट्री के साथ, स्पेसिफिकली पाकिस्तान एंड चाइना के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट तीनों कंट्री को इंडिपेंडेंस सेम टाइम पर मिला। ठीक है जी। तो वो ये अगर मैं कहूं तो ये बेटा 5 टुकड़े हैं आईडी के। ठीक है। आज बाबू यहीं से शुरू करेंगे, पहले पास पढ़ लो, तभी बेटा करंट सिनेरियो पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। आईडी स्टार्ट करें। तो बाबू अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहला चैप्टर। और बाबू चैप्टर का नाम पढ़ ही लिया है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के दिन इंडियन इकोनॉमी कैसे दिखती थी। पढ़ने का तरीका वैसा ही रहेगा, लेकिन अब इस बार हमारी स्पीड डबल या ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि बेटा नोट्स कुछ नहीं लिखने। नोट्स आप सबके पास लिखे हुए हैं, जिनके पास नहीं लिखे हुए मुझसे किसी भी टाइम अवेलेबल करा सकते हो, नोट्स मैं दे दूंगा आपको। ठीक है जी। जिसके पास कोई नोट्स नहीं है, मेरे से नोट्स ले सकते हैं किसी भी चैप्टर के, जिस चैप्टर के आप डिमांड करो। ठीक है। नोट्स लिखने वाली कहानी खत्म। बाबू, मैंने हमेशा बोला है आईडी के लिए ना बेटा, मतलब किसी भी प्राइवेट ऑथर को रेफर करोगे ना, तो आप एनसीईआरटी का मजाक बना रहे हो और अपने मार्क्स का भी।
ऐसा कोई प्राइवेट ऑथर हुआ ही नहीं जो एनसीईआरटी को कॉपी नहीं करता। तो मैं ये कहता हूँ बेटा, अगर सबने एनसीईआरटी को बेस बनाया तो हम भी एनसीईआरटी को बेस बना लेते हैं। ये हमारे लिए बेटा इक्वल टू गुरु ग्रंथ साहिब है, भगवत गीता है, कुरान शरीफ के बराबर है। तो बाबू हमने एनसीईआरटी को बिल्कुल मतलब समझ लो मास्टर करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, मैं एक बार एनसीईआरटी पहले पढ़ा चुका हूँ, एक बार और पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप प्री बोर्ड देने जाएंगे तब पढ़ कर जाएंगे, एक बार बोर्ड देने जाएंगे तब पढ़ कर जाएंगे। 4 बार में जितना टिकना होगा टिक जाएगा ये। ठीक है, रटने के लिए मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, चलो जी श्री गणेश करते हैं बेटा। एनसीईआरटी से ही शुरुआत करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, मैं अपना एनालिसिस करता जाऊंगा। जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, वो याद आता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा पहले आप। फर्स्ट पैराग्राफ तो एटलीस्ट पढ़ी लो, उसके बाद मेरा एनालिसिस। फर्स्ट पैराग्राफ डन। अब वो बात वही है जो मैंने शुरू में बोली, इंडिया की बेटा करंट सिनेरियो देखने से पहले आप बेटा पास्ट के सिनेरियो देखो कि इंडिया में क्या क्या हुआ है। और बेटा पास्ट में भी जाने से पहले मतलब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, हम ये देखें कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने ये स्ट्रेटजी क्यों अडॉप्ट करी, ऐसा क्यों करा, इंडिया 5 ईयर प्लान क्यों लाया। मैं सीधा मान जाने से पहले तो आपको ये भी पिक्चर दिखा दूं कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या हुआ। तो बाबू घूम फिर के बात ये, पहले प्री इंडिपेंडेंस जान लो, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस जान लो, फिर बेटा 1950 टू 1990 जान लो, फिर 91 जान लो, करंट सिनेरियो खुद पता लग जाएगा ऐसा क्यों जी रहे हैं हम। ठीक है बेटा, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज करते हैं आईडी कुछ नहीं हिस्ट्री है। तुम कभी जिंदगी में हिस्ट्री में अगर इसमें फर्क नहीं समझ पाए तो कोई समझा नहीं सकता बेटा। हिस्ट्री मतलब ये जरूर आप कह सकते हो कि हम पास्ट पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है बेटा। हम हर चीज को इकोनॉमिक एंगल दे रहे हैं, मॉनेटरी एंगल दे रहे हैं। पास्ट पढ़ने का मतलब हर चीज का हिस्ट्री नहीं हो जाता बेटा, इकोनॉमिक एंगल देते हुए चलना है हमने। चलो जी, अब वो सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलो, पढ़ना फटाफट से। कितना डन। अब वो इस पैराग्राफ में ना एनालिसिस बड़ा सिंपल है ये बेटा। ब्रिटेन का काम कभी भी ये तो था नहीं बेटा कि इंडिया में कुछ सुधार करना है, कुछ अच्छा करना है। उन्होंने इंडिया के ऊपर राज करा 200 साल, सिर्फ एक्सप्लॉइट करा इंडिया को। मेन पर्पस इज टू एक्सप्लॉइट द इंडिया। तो वो काम बड़ा सिंपल सा उनका ये था कि इंडिया से सारे रॉ मटेरियल उठाओ और बेटा ब्रिटेन की तरफ भेज दो। उन्होंने इंडिया को सोर्स किया, मेरा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और यहां बनाओ फिनिश गुड्स और सारे के सारे इंपोर्ट कर दो वापस इंडिया में। ऑल्दो जो लोग आगे पढ़ चुके हैं मुझसे, जिनको पूरा ज्ञान है वो इस बात को बहुत अच्छा समझते हैं, जिनको नहीं भी ज्ञान में समझा रहा हूं बेटा। अगर कोई देश आज इन हालातों में कभी अपने रॉ मटेरियल बेचना शुरू कर दे ना किसी दूसरे देश को और इंपोर्ट करना शुरू कर दे फिनिश गुड्स, तो हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड इंडिकेट बैकवर्डनेस। ये जो आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो ना इस तरीके से कि रॉ मटेरियल दूसरे देशों को बेच रहे हो और वहां से फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपके फॉरेन ट्रेड को ना पूरी दुनिया चीख चीख के कहने लगेगी बहुत बैकवर्ड है आपका फॉरेन ट्रेड। तो कोई देश अपना रॉ मटेरियल दूसरे देश को बेचना नहीं चाहता। अगर इंडिया के अंदर नेचर ने कोई पार्शियलिटी करके कुछ चीजें अच्छी दी हैं, कुछ चीजों का रॉ मटेरियल दिया है,
ऐसे ही बेटा जैसे इंडिया को मिला है वैसे हर देश को कुछ ना कुछ मिला है। तो इंडिया को क्या चाहिए था कि इंडिया में बनाता, फिनिश गुड्स बेचता, वहां से फॉरेक्स कमाता। इंडिया अगर अपना रॉ मटेरियल बेच के फॉरेक्स भी अर्न कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं बेटा, आपका फॉरेन ट्रेड बहुत खराब पोजीशन में है, ऐसा बोला जाएगा। तो बेटा यही था वो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ट्रेड जो ब्रिटेन चाहता था इंडिया से, जो 200 साल उसने किया है, खाली कर दिया, इंडिया को खोखला कर दिया बेटा। ठीक है ना जी। कहाँ सोने की चिड़िया इंडिया, कहाँ पैसे पैसे के लिए मोहताज इंडिया, वो आपको पता लगेगा अभी आज के टॉपिक में कि हम पैसे पैसे को मोहताज हो गए थे, इंडिया पैसे पैसे को मोहताज था, हर जगह से कर्जा हमने उठाया। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, ये हमारा टॉपिक है, पढ़ना शुरू करते हैं। बाबू यहां से मैं स्पेसिफिकली बोल देता हूँ, अच्छे से पढ़ना। अगर मैंने कुछ पूछा कि 2 पॉइंट 4 पॉइंट आप बना के दो इस पैराग्राफ में से, तो बनाना चाहिए। ठीक है जी, कोशिश करो इनिशियली ही इंग्लिश में बता सकते, नहीं बता सकते 2-4 पॉइंट में हिंदी में भी शुरू में पूछ दे, लेकिन फोकस आपका अच्छे से होना चाहिए। पढ़ो। अब डन, कितना डन, आगे बढ़े। रिटेन करना थोड़ी देर, पूछने में समय हमें। चलो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का एनालिसिस मैंने अभी किया है, तो आपको पढ़कर समझ में आ जाए, पढ़ते रहते। इस पैराग्राफ का एनालिसिस तो पूरा समझ में आ ही गया होगा कि पर्पस इंडिया में डेवलपमेंट करना तो दूर से दूर तक नहीं है, वो तो सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी होम कंट्री का सोच रहे हैं, ब्रिटेन का सोच रहे हैं। इंडिया तो उनके लिए मेरा मेरा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, और वहां पर फिनिश गुड्स बनाकर फिर इंडिया में इंपोर्ट करना है, इंडिया को लूटना पर्पस है और कुछ पर्पस नहीं है ना। चलो अभी आगे बढ़ाते हैं बात को, ये पैराग्राफ पढ़ना, अब बड़े इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जा रहे हैं। इतना पढ़ चुके हुए एक लास्ट पैरा जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ, बहुत कमाल पैरा है, पेपर में यहाँ से कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर आता है, पढ़ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ, नोट्स की शुरुआत करता हूँ, तो मैंने एक टॉपिक बनाया हुआ इंट्रोडक्शन,
तो मैं चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। उस इंट्रोडक्शन में मैंने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, और 5 पॉइंट बनाए कहाँ से हैं बेटा, इस पैराग्राफ का यूज किया मैंने सबसे पहले, इस पैराग्राफ का भी यूज किया है बेटा। ठीक है, ये बात मुझे पता थी तो मैंने इस पैराग्राफ को नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता है आगे भी ये किसी टॉपिक में कवर होगा, जब मैं फॉरेन ट्रेड पढ़ूंगा तो वहां ये बात कवर हो जाएगी, तो मैंने ये नहीं डाला। ठीक है जी, इस पैराग्राफ का भी यूज किया और इस पैराग्राफ का भी यूज किया, 5 पॉइंट बनती है। ठीक है जी। और सर प्योरली मेरे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है, प्योरली। कोई प्राइवेट ऑथर मैं उसी केस में देखता हूँ, अगर कोई टॉपिक अच्छा है एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया और बोर्ड्स में पूछा जाता है तो मेरे लिए प्राइवेट राइटर की इंपॉर्टेंस, अदरवाइज एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं, हर प्राइवेट राइटर कॉपी करने को उतार हुआ बिल्कुल। ठीक है जी। तो बाबू 5 पॉइंट बेस हैं। ठीक है, वो 5 पॉइंट में से मैं बता देता हूँ, आपने इतना पढ़ा है कि आप सब पांचों बता सकते हो, सारे मिलकर तो बता ही सकते हो। ठीक है जी, मैं पूछ लेता हूँ किसने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या याद है दिमाग के अंदर, कहीं से कुछ भी याद हो। ठीक है, जिसका पहले नंबर आएगा ऑब्वियसली उसके पास थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है। ठीक है, तो रक्षित क्या पढ़ा बाबू? और बहुत बढ़िया। तो आपने फर्स्ट पैरा में यही पढ़ा था, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। बेटा इंडिया फेमस एग्रीकल्चर के लिए तो था ही था, एक और चीज के लिए भी फेमस था, वो है बेटा इंडियन क्राफ्टमैनशिप। और बेटा इंडिया का हैंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उस टाइम पर नेग्लिजिबल थी, ना के बराबर थी, कुछ ही थी, कुछ कह सकते हो आप, फ्यू बेसिक और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी। लेकिन इंडिया का हैंडीक्राफ्ट वर्क ऑन द सिल्क एंड द कॉटन टेक्सटाइल, ऑन द प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस मेटल, ये बहुत कमाल था। ठीक है जी, इंडिया फेमस था अपनी क्वालिटी के लिए। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, सारा मिला दो। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। सानी जी क्या बढ़ा आपने? अपनी बारे में बताइएगा। वेरी गुड। तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सिंसियर एफर्ट तो किया नहीं टू मेजर द नेशनल इनकम और द पर कैपिटा इनकम। तो वो कुछ इंडिविजुअल्स रहे हैं जिन्होंने एफर्ट डाले, उसमें बहुत सारे नाम हैं जैसे कि सानी ने बताई दी, PKRV राव, सर हर्षित देसाई, ठीक है जी, और दादा भाई नौरोजी और विलियम डिग्बे और फिंडले श्रेयस। बेटा 5 नाम रहे हैं जिसमें BKRV राव के एस्टीमेट को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है उस टाइम पर। 2 पॉइंट डन। ऐसे और क्या बड़ा बेटा? वेरी गुड। और भी कुछ कहना है? हाँ बताओ। तो वो बच्चे हुए तीनों पॉइंट इसमें पूरे कर दिए। सबसे पहले बेटा मतलब 2 पॉइंट तो हो चुके हैं, एक रचित ने बताया, एक आयुष ने बताया। तीसरा पॉइंट जो हम लिखते हैं वो बेटा उस बॉक्स से ही लिखते हैं। बेटा मसलिन क्या है? इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल। ठीक है जी, जो इस टाइम पर बेटा ढाका बांग्लादेश में। ठीक है जी, बांग्लादेश की कैपिटल भी है ढाका, और वो ओरिजिन वहीं से माना जाता है मस्लिन का। और बेटा 1 मार्क क्वेश्चन पेपर में जो ज्यादातर आता है, जो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मस्लिन है उसको क्या बुलाते थे फॉरेन ट्रैवलर्स या फॉरेनर्स? कुछ लोग मलमल बोलते थे, कुछ लोग मलमल शाही, कुछ लोग मलमल खास बोलते थे। बेटा मलमल शाही तो शायद हिंदी का वर्ड आप समझ गए होंगे, जो शाही फैमिली होती है मतलब रॉयल फैमिलीज होती हैं, किंग एम्परर सम्राट, ये पहना करते थे बेटा मलमल। ठीक है जी, और फ्लोर टच पहनते थे, आपने देखा हो पुरानी मूवीज, कोई वेब सीरीज, कोई बेटा सीरियल देखा हो तो आपने देखा होगा बेटा राजा महाराजा, और वो जो पीछे उनके पर्दा सा लगा होता था बेटा, वो लगभग फ्लोर टच होता था, सब मलमल का होता था, उनके पूरे पूरे दरबार देख लो सजे होते थे मलमल के कपड़े से।
ठीक है ना, मलमल शाही बोला जाता था क्योंकि शाही फैमिलियां इस्तेमाल करती थी, रॉयल फैमिलीज। ठीक है, और एक पॉइंट और इसने टच किया काफी बढ़िया, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। बेटा ये है फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी का, यानी कि हमारा इंडिपेंडेंस का पीरियड भी इसमें आ जाता है। बेटा द ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट वाज लेस देन 2%, मतलब साल की ग्रोथ 2% से भी कम। आउटपुट का मतलब शायद आप समझ रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ की बात चल रही है। और द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा आउटपुट, पर कैपिटा आउटपुट का मतलब सब समझते होंगे शायद, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस आप बोल सकते हो। पर कैपिटा मतलब पर हेड कितना आया। बेटा अगर मैं इंडिया के टोटल जीडीपी को उठाऊं और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा हर इंसान के हिस्से में कितना जीडीपी आ रहा है। इसकी ग्रोथ तो बस पूछो ही ना बेटा, जस्ट 0.5%, जस्ट 0.5%। यानी कि अगर एक साल में एक इंसान के हिस्से में अगर 100 यूनिट ऑफ आउटपुट है तो अगले साल बेटा कुछ बड़ा ही नहीं, वहीं के वहीं हो, चिपक कर बैठ गए। इतना है 5 पॉइंट जितना हमने पढ़ लिया। अब बेटा एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी जिक्र नहीं करती, पेपर में आ जाता है, तो उसका जिक्र मैं करने चाहता हूँ। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ। बेटा टॉपिक का नाम है फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी के फीचर क्या हैं जो इंडिपेंडेंस के दिन दिख रही थी। बेटा मैं फीचर पढ़ाऊंगा, सब आराम से सुनना, उसके बाद बेटा कंक्लूजन में एक बात बोलूंगा, तभी वो बात समझ में आएगी जब सुनोगे। तो बाबू सबसे पहला फीचर है, वैसे हमने फीचर इतने आसान बने हुए कि हेडिंग टिप्स पे याद हो जाती है, मिनटों में हो जाती है। बाबू सबसे पहला फीचर जो हमने बनाया हुआ है वो है कॉलोनियल इकोनॉमी। बेटा कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब शायद सब समझते होंगे। कॉलोनियल इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोला जाता है वेयर वन कंट्री इज द रूलर एंड द अदर कंट्री इज इट्स कॉलोनी and the ruler frame all the economic policies for the colony। बेटा इंडिया कॉलोनियल इकोनॉमी थी सबको पता है, 200 साल राज किया है बेटा ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर। बेटा ब्रिटिशर्स रूलर थे और इंडिया उनकी कॉलोनी थी, एंड द ब्रिटिशर्स फ्रेम ऑल द इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द रूलर। और ऑब्वियसली हमारे भले के लिए तो कुछ नहीं बनाया होगा अगर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है। इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी इनकी, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ एक दो बातों का। बेटा अभी हमने बताया कि हम क्या करेंगे, ये क्या डिसाइड कर रहे थे कि सारा रॉ मटेरियल इंडिया से मंगाएंगे, यानी कि इंडिया अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेगा टू ब्रिटेन। बेटा एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन इज ड्यूटी फ्री, नो टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं था। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स तो भी कोई टैक्स नहीं था, दोनों तरफ से कोई टैक्स नहीं। और बेटा एक मूवी का डायलॉग है कि आपने तो गुरूर तोड़ दिया हमारा, तो बेटा इन्होंने भी ना हमारा गुरूर तोड़ दिया था। अभी आपने पढ़ा होगा इंडिया की प्राइड थी, इंडिया का क्राफ्टमैनशिप, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्राइड माना जाता था दुनिया के लिए, तो इन्होंने ना हमारा गुरूर तोड़ा सबसे पहले। तो वो जो चीज इंडिया की प्राइड थी, इंडिया का क्राफ्ट, वो उसके ऊपर 200% टैक्स लगा दिया अगर आप किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो तो 200% टैक्स। ऑब्वियसली इतना महंगा हो जाएगा तो कोई देश क्यों ही खरीदेगा। इन्होंने बेटा इंडिया का गरूर तोड़ दिया था, कोई भी नहीं खरीद रहा था। ये उनके प्लान्स थे, ये उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आया कॉलोनियल इकोनॉमी क्या थी। बेटा दूसरी हेडिंग और सिंपल, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। बेटा किसको बोला जाता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी? अब व्हिच इज स्टक एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट, वो इकोनॉमी जो बेटा स्टक होकर रह गई है, ग्रोथ नहीं दिख रही, शोइंग लिटिल ग्रोथ और शोइंग नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ ही नहीं शो कर रही, बढ़ने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा। और बेटा इसमें पॉइंट हम वही लिखेंगे जो इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया है। During the first half of the 20th century, the growth of real output was less than 2% and the growth of per capita output was just 0.5%। तो उससे पता लग रहा है कि कोई ग्रोथ ही नहीं थी। पर कैपिटा आउटपुट की ग्रोथ तो देखो 0.5%, जस्ट 0.5%, तो ग्रोथ ही नहीं है ना। ऐसी इकोनॉमी को तो बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जो रुक चुकी है, जिसमें ग्रोथ के कोई चांस नहीं। ठीक है बाबू, थर्ड हेडिंग हमने बनाई है बैकवर्ड इकोनॉमी, मतलब एक के बाद कॉलोनियल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी। क्या है बेटा बैकवर्ड इकोनॉमी?
बाबू जिस इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है, ऐसी इकोनॉमी को हम बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं। बैकवर्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी हैविंग वेरी लो पर कैपिटा इनकम। और बेटा 1947 टू 48, यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट राइटर का यूज किया था स्टैट के लिए, तो वो 1947 से 48 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम 230 रुपए थी बेटा। पर कैपिटा इनकम मेरा ख्याल सब समझते हैं, मतलब पर कैपिटा यानी कि हर इंसान के हिस्से में आने वाली इनकम, यानी कि अगर मैं इंडिया की नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं तो जो आएगा वो पर कैपिटा इनकम है। बाबू 1 रुपए रोज से भी कम थी एक इंसान की, इतनी लो। क्लियर है बात? 230 रुपए ये कैसे मेजर होती है? पूरे साल की मेजर होती है, कोई एक दिन की नहीं है। 1 रुपए से भी बहुत। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए। तीनों बातें समझ में, कॉलोनियल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, जैसे बैकवर्ड इकोनॉमी खत्म करा, अगली हेडिंग है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। वो बैकवर्डनेस से शुरू है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर को बहुत बैकवर्ड माना जाता था इंडिया के। क्यों? ऐसी क्या दिक्कत है इंडिया के एग्रीकल्चर में? बेटा इंडिया की 72% पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड कंट्रीब्यूटिंग ओनली 50% टू द जीडीपी। एक तो ये बहुत बड़ा कारण था जो इंडिया के एग्रीकल्चर को दुनिया बैकवर्ड बोलती थी। तो वो देश के 72% लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, देश के 72% लोग। और बेटा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना? 50%। यानी कि अगर मैं बोलूं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में बचे हुए 28% लोग लगे हुए हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना? 50%। बेटा दुनिया का क्वेश्चन यही था कि अगर 72% लोग लगे हुए हैं तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो 72% कर दो। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपका 50% ही है, देश के 72% लोग लगे हुए हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफी कम दिखता था, इसलिए एग्रीकल्चर को बैकवर्ड बोला जाता। दूसरी वजह यह है बेटा प्रोडक्टिविटी का लो होना। एग्रीकल्चर के केस में प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये भी समझ लो। वैसे नॉर्मली हम प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं? नॉर्मली हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं बेटा आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशियो ऑफ इनपुट को, कि अगर मैं 100 यूनिट ऑफ इनपुट लूं और प्रोड्यूस कर दूं 96 यूनिट ऑफ आउटपुट, तो मैं बोल सकता हूं 4 की वेस्टेज हुई, और मैं कह सकता हूं प्रोडक्टिविटी 96% है। रेशियो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशियो ऑफ इनपुट, इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं नॉर्मली। एग्रीकल्चर में इसको नहीं बोलते। एग्रीकल्चर में किस चीज को प्रोडक्टिविटी बोला जाता है? आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर आपने 1 हेक्टेयर लैंड ली, उसमें जितना आउटपुट आप ग्रोन कर पाओगे वो एग्रीकल्चर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी होती है। बेटा आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इज नोन एज प्रोडक्टिविटी इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। और बेटा वीट के केस में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी प्रोडक्टिविटी थी 660 केजी, और राइस में थी हमारी 665 केजी। अब बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, आज अगर मैं आपको प्रोडक्टिविटी बताऊं तो दोनों की 6 गुना है। लैंड नहीं बदली, लैंड वही पर हेक्टेयर है, एक ही हेक्टेयर लेना है, दोनों 6 गुना क्रॉस कर चुके। 3600 4000 के आसपास है दोनों की प्रोडक्टिविटी, वीट और राइस की, 1 हेक्टेयर लैंड पे। तो उस टाइम पर क्या था? उस टाइम पर बेटा बहुत कम थी, तभी इसको बैकवर्ड बोला गया, वरना एग्रीकल्चर को बैकवर्ड बोलने की वजह नहीं है आपके पास। दोनों कारण मैंने बता दिए क्यों एग्रीकल्चर खराब था। ठीक है जी, ठीक है। कॉलोनियल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, फिफ्थ हेडिंग इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्री भी बड़ी बैकवर्ड थी इंडिया की। क्यों? वो क्योंकि इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। और बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करो या बेसिक इंडस्ट्री की बात करो, देयर वर वेरी फ्यू बेसिक एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और अगर मेरे को अगर एक का नाम बोलना हो, वैसे वो फ्यूचर में आएगा, जब आएगा मैं बोल देता हूँ। 1907 में बनी हुई एक ही इंडस्ट्री थी बेटा, अगर मैं कहूँ हैवी इंडस्ट्री, तो वो थी टिस्को, जिसको आज आप टाटा स्टील के नाम से जानते। मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस की ये, इंडिपेंडेंस से भी 40 साल पहले बनी हुई इंडस्ट्री थी। फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन आज टाटा स्टील के नाम से पॉपुलर।
ओ तो इंडिया में इंडस्ट्री कहाँ थी? कुछ बेसिक इंडस्ट्री थी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, हैवी इंडस्ट्री तो सिर्फ एक ही थी। और जितना कैपिटल गुड्स आता था, जितनी मशीनरी आती थी बेटा, सब ब्रिटेन से इंपोर्ट होती थी। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन ब्रिटेन। एक भी हमारे पास मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्री। और बेटा ध्यान रख लेना, अगर कोई देश में मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है, कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं है, तो कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हो नहीं सकता। मैं कहता हूं आप एक इंडस्ट्री हो, रोज की 100 मशीन बनाते हो और रोज की 20 बिक जाती है, तो दिन में चांसेस है ना कि कभी तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा। रोज की 20 मशीन बिक रही है, यानी कि 20 फैक्ट्रियां रोज की लग रही है, तो कभी तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सकता है। लेकिन मैं कहूँ इंडिया में एक भी इंडस्ट्री नहीं थी जो कैपिटल गुड्स बनाती हो, जो मशीन बनाती हो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सकता था? सारी मशीन सिर्फ इंपोर्ट हो रही है ब्रिटेन से, तो बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी चांसेस दिखते ही नहीं थे। इसलिए इंडस्ट्री सेक्टर को बड़ा बैकवर्ड बोला गया, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ठीक है जी। तो एक सिक्स्थ हेडिंग हमने बनाई हुई है, आपने शायद 7 नंबर पे लिखी होगी, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। बेटा हेडिंग का नाम है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। बाबू इंडिया की 85% पॉपुलेशन उस टाइम पर रूरल एरिया में रहती थी और सिर्फ 15% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती थी। इसी बात को बोला गया लिमिटेड अर्बनाइजेशन, कि अर्बन एरिया में लोग रह नहीं रहे। मैंने पिछली बार भी इस चीज को समझाने के लिए 20 मिनट लगाए थे, लेकिन मैं इसको 3 मिनट में समाप्त कर देता हूं। बेटा शहरों में रहना अच्छा है क्या? शहरों में रहना ज्यादा अच्छा है क्या? क्यों बुरा बोल रहे हैं इसको? गांव में रहना बढ़िया, क्या दिक्कत क्या है? कल डिस्कस कर दो 24 पॉइंट को। रखते हैं आज के लिए इतना ही।